अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शुरू करते हैं फिर। हाँ, स्टार्ट करें फिर। हेलो, कर लें सर।
ये स्लाइड नज़र आ रही है आपको? जी सर। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जैकोबीज मेथड ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने जो है वो पढ़ा था लास्ट टाइम, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका पढ़ा था और वो था जैकोबीज मेथड। नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट another method, that is गॉस-सीडल मेथड। ये मेथड भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होता है, लेकिन ये मॉडिफाइड मेथड है जैकोबीज मेथड से। ठीक है, और थोड़ा सा फास्ट है उससे, उसके मुकाबले में। तो कंडीशन इसमें भी सारी वही रहेंगी। अच्छा, लेकिन जो आइट्रेशन का प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट है, फार्मूला भी वैसे ही बनेगा इक्वेशन से। तो पढ़ना शुरू करते हैं इसे। ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करता है। गॉस-सीडल मेथड इज मॉडिफाइड मेथड ऑफ द जैकोबीज मेथड। द प्रोसेस इज सिमिलर टू दैट ऑफ जैकोबीज मेथड, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जैकोबीज होता है वैसे ही इसका भी प्रोसेस होता है सॉल्व करने का। द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट कि गॉस-सीडल मेथड यूजेस द मोस्ट रीसेंट वैल्यूज़ जो है उनको यूज़ करता है ऑफ अननोन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रीसीडिंग आइट्रेशन। अच्छा जी, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ जो है जो भी नेक्स्ट आपने एक्स वाई जेड रूट निकालने होते थे तो आप प्रीवियस आइट्रेशन से लेते थे और उसमें पुट करते थे। इसमें तो ये है कि प्रीवियस से भी लेंगे और करंट आइट्रेशन से भी लेंगे जो निकल आएंगी। जैसे कोई एक्स पहले निकल आती है तो उस एक्स को आप वाई और जेड के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना कि पिछली आइट्रेशन से लें। तो आपने करंट से भी लेने हैं और मोस्ट प्रीवियस से भी लेने हैं, वो भी मैं बताऊंगा तो बड़ा आसान हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, नाउ गिवन दैट, इसी तरह फिर वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, थर्ड ऑर्डर का लेंगे सिस्टम। अच्छा, एक इक्वेशन ये ले ली, एक इक्वेशन ये ले ली दूसरी, और तीसरी इक्वेशन हमने ये ले ली। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, रीअरेंज द अबव इक्वेशंस। इन जो इक्वेशंस हैं ऊपर वाली, इनको रीअरेंज करना है एंड एज्यूमिंग दैट द कोफिशेंट, जैसे उसमें भी था, और एज्यूम ये करना है कि जो कोफिशेंट है A1 B2 A1 B2 और C3 जो है वो लार्जेस्ट होने चाहिए इन एब्सोल्यूट वैल्यू देन द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द अदर कोफिशेंट। कहने का मतलब ये है कि जब आप इस A का A1 का एब्सोल्यूट लें तो वो ग्रेटर देन होना चाहिए B1 और B1 के सम ऑफ मोड और C1 का सम ऑफ मोड से जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, A1 यानी कि आप जब मोड लें B1 का और मोड लें C1 का और उन दोनों का ऐड करवा दें तो वो क्या होने चाहिए, A1 के मोड से लेस होने चाहिए। इसी तरह आप A2 का मोड लें और C2 का मोड लें और उन दोनों का ऐड करवा दें और उनका सम जो है वो लेस देन होना चाहिए B2 के मोड से। इसी तरह सिमिलरली A3 का मोड लें, B3 का मोड लें, उन दोनों जब मोड ले लेंगे उन दोनों को सम करवा दें तो वो लेस देन होना चाहिए C3 के मोड से। ठीक है, ये मतलब है इसका, जैसे पहले था बिल्कुल वैसे ही रखना है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने रीअरेंज कर लेना है। ठीक है, पहले तो जिस तरह मैंने पहले बताया था कि उस लाइन को आपने ऊपर नीचे करके अरेंज कर लेना है, तो जी ये अरेंज की हुई है। ठीक है, इसमें से आपने x की वैल्यू निकालनी, बाकी
कि सारे इन दोनों टर्म को वहाँ भेज देना है, इस A1 को नीचे डिवाइड करवा देना है क्योंकि वो x से मल्टीप्लाई हो रहा था। इसी तरह ये पहली टर्म और तीसरी टर्म को वहाँ भेज देना है राइट हैंड साइड पर, और B2 को जो है वो डिवाइड करवा देंगे नीचे क्योंकि y से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह इन दोनों टर्म्स को वहाँ भेज देंगे D के पास, और ये जो C3 होगा इसको आप डिवाइड करवा देंगे राइट साइड पे। ठीक है, इस तरह आपसे z निकल आएगा, यहाँ पे y निकल आएगा, यहाँ x निकल आएगा। फिर आपने इसकी आइटरेटिव स्कीम बनानी है। ठीक है, तो उसकी जो पहले वाला मेथड था जैकोबी मेथड और गॉस सीडल में आइटरेटिव स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट होगी। x के लिए बिल्कुल सेम रहेगा जैसे पहले थी, ये xn+1 जो है वो बराबर होगा d1 प्लस b1 yn माइनस c1 zn अपॉन a1। अच्छा, अब जब आप, ये तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे जैकोबीज में था। जैकोबीज में भी आइटरेटिव स्कीम x के लिए ऐसी ही थी। अब आ जाए y के लिए, yn+1 कैसे निकलेगा, इक्वल्स टू d2 माइनस a2 xn+1। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे कि xn नहीं लिया हुआ, जबकि हर जो है जैकोबी में हम जो है वो यहाँ पर xn लेते हैं और माइनस C2 zn यहाँ पे लेते हैं और अपॉन B2 होता है। यहाँ पे भी xn आता था लेकिन उसकी जगह पे क्या आ गया, xn+1 आया। क्यों आया? क्योंकि आप उसी आइट्रेशन में रहते हुए xn+1 निकाल चुके हैं। तो ऊपर जैकोबी और गॉस सीडल में फ़र्क ही ये है कि अगर मोस्ट रीसेंट वैल्यूज़ मिल रही है उसी आइट्रेशन में रहते हुए तो आप वो यूज़ करेंगे, अगर नहीं मिल रही तो पिछली पिछली आइट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो इसमें हमें जो x था वो उसी आइट्रेशन में रहता हुआ मिल रहा था, तो हमने क्या किया, ये वाले xn को जो कि अभी अभी निकला था उसको हमने यहाँ यूज़ कर लिया। अच्छा, इसी तरह zn+1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, d3 माइनस a3, और यहाँ पर xn और yn की जगह पर क्या लिखा हुआ है, मोस्ट रिसेंट वैल्यूज़ यूज़ कर ली, यानी कि मोस्ट प्रीवियस एट्रेशन की जगह पर हम जैकोबीज में क्या करते थे, मोस्ट प्रीवियस एट्रेशन से वैल्यूज़ लेते थे। अच्छा, इसमें मोस्ट प्रीवियस से तो लेनी है, लेकिन जो अगर करंट में निकला, यानी कि करंट आइट्रेशन में भी आप जहाँ प्रेजेंट आइट्रेशन में जो काम कर रहे हैं वो भी अगर वो निकल आएंगे तो पहले वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पहले वो एक्स1 और एक्स वाई जो है उसकी जगह पर हमने क्या की, मोस्ट रीसेंट वैल्यूज़ को यूज़ कर लिया बजाय प्रीवियस आइट्रेशन जाने के। तो एक्स एन की जगह पे xn+1 और यहाँ पर yn की जगह पे yn+1 करेंगे यूज़, यानी कि क्योंकि yn+1 निकल चुका होगा यहाँ पर। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं। दिस इज़ द जर्नल फॉर्म ऑफ द गॉस सीडल स्कीम। ये जर्नल स्कीम है, आइटरेटिव स्कीम है गॉस सीडल स्कीम। ठीक है, टेकिंग एन इनिशियल गैस फॉर x0, y0 एंड z0। ठीक है, इसमें भी इनिशियल गैस लेना है जैसे पहले लिया था, और वो आप ज़ीरो भी ले सकते हैं सबको और अलग अलग भी ले सकते हैं। सिर्फ ज़ीरो नहीं, ज़रूरी नहीं है, 1 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, बल्कि अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे ये xn का -5 हो गया, y नोट को आपने ज़ीरो कह दिया और z नोट को आपने +3 कह दिया, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम यूजुअली इसको ज़ीरो ही रखते हैं। ठीक है, तो आप भी ज़ीरो रख लें, कोई मसला नहीं है, या कोई और वैल्यू सोच सकते हैं तो वो सोच लें, ज़ीरो रखना आसान होता है। अच्छा जी, वी प्रोसीड टू कंप्यूट द अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम यूजिंग द जनरल फॉर्म ऑफ गॉस सीडल मेथड एज डिफाइन अबव। ठीक है जी, इसके बाद हम नेक्स्ट इटरेशन पे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या हुआ, कहीं नहीं जी। अब क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक सवाल लेते हैं जो कि सॉल्व करेंगे गॉस सीडल की मदद से।
use the Gauss-Seidel method to solve the system of linear equations correct to 3 decimal places तक करेक्ट होनी चाहिए। सही है। अच्छा जी, एक्स वाई जेड की जगह पर हमने अब बस वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया है। एक्स को x1 कह दिया, वाई को x2 कह दिया और जेड को x3 कह दिया है। ठीक है, एक्स वाई जेड के हम वेरिएबल के नाम यूं भी तो रख सकते हैं, x1 x2 और x3। ठीक है, तो हमने वो नाम रख दिए हैं। अब इसमें सेट इसको रीअरेंज करना है। ठीक है, और रीअरेंज इस तरह करना है कि पहली रो का जो फर्स्ट वेरिएबल है उसका जो है कोफिशिएंट का मोड जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए अपने दूसरे, ठीक है, सम ऑफ मोड ऑफ अनदर कोफिशिएंट्स। ठीक है, जैसे अगर मैं 3 का मोड लूँ तो 3 आएगा, और माइनस 0.1 का मोड लूँ तो प्लस 0.1 आएगा, और इसका माइनस 0.2 का मोड लूँ तो प्लस 0.2 का मोड आएगा। तो फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0.3 का मोड जो, सॉरी 0.3 जो है वो क्या होगा, वो जो है वो इन दोनों को अगर प्लस करूँ तो वो 3 से लेस होंगे, तो इसका मतलब 3 बड़ा है। तो इसका मतलब ये पहले नंबर पे लाइन आएगी, पहले नंबर पे लिख दी। इसी तरह जो है यहाँ पे 7 का मोड जो होगा वो बड़ा होगा 0.1 और माइनस 0.3 के मोड से, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को फिर मैं प्लस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 0.4। 0.4 जो है, और इसी तरह 7 क्या है, इज़ ग्रेटर देन 0.4। ठीक है, इसी तरह ये दूसरे नंबर पे आ जाएगी, क्योंकि अच्छा ये डायगोनल में दूसरे अल्फाज में देखिए तो डायगोनल के जो कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है ना, जो वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होंगे वो अपनी ही रो के रिस्पेक्टिव रो में जो है वो उन दोनों के प्लस से ग्रेटर होंगे। जैसे इन दोनों के प्लस से ये ग्रेटर है, इन दूसरी लाइन में इन दोनों के प्लस से, कोफिशिएंट के प्लस से ये 7 ग्रेटर है। इसी तरह इन दोनों कोफिशिएंट के अंदर जो इन दोनों कोफिशिएंट में ये जो 10 है ये इन दोनों के प्लस से 10 जो है वो ग्रेटर है, तो लिहाजा जो है ये तीसरी जो है वो तीसरी जगह पे तीसरी लाइन में आ जाएगी। तो अब ये रीअरेंज हो गई। ठीक है, बल्कि इत्तेफाक है कि जिस जिस तरतीब के साथ गई हुई थी ये उसी तरतीब के साथ हमने लिख ली, इसको 1, इसको 2 पे और इसको 3 पे हमने लिख लिया। ठीक है, अगर ये इस तरह नहीं होती, अगर ये लाइन इधर होती और ये वाली लाइन यानी कि ये वाली जो है वो इक्वेशन इधर होती, तो आप पहले ये लिखते, उसके बाद ये नीचे लिखते हैं। ठीक है, लिहाजा ये रीअरेंज बिल्कुल ठीक हुई हुई है, डायगोनल में आ रहे हैं। ठीक है ना, पहली वाली लाइन में पहला वाला ग्रेटर आ रहा है, दूसरी वाली में दूसरा ग्रेटर आ रहा है, तीसरी वाली में तीसरा ग्रेटर आ रहा है। तो ऐसे इस तरतीब से लिखना है। ठीक है, इन कोफिशिएंट्स को। ठीक है जी, उसके बाद नाउ फाइंडिंग एक्स फ्रॉम 1, 1 में से एक्स निकाल लें, वाई निकाल लें 2 में से, टू वाई 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 नहीं निकालना, सॉरी एक्स नहीं निकालना, मैं गलती से लिख दिया यहाँ पर। आप यहाँ लिखेंगे नाउ फाइंडिंग x1 फ्रॉम 1, और x2 जो है वो फ्रॉम 2 में से होगा, और x3 जो होगा वो फ्रॉम 3, इक्वेशन 3 में से होगा। ठीक है, तो ये मैंने गलत लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड आप यहाँ पे लिखेंगे x1, वाई की जगह पे लिखेंगे x2 और z की जगह पे x3 लिखेंगे। ये थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। फिर लेट करेंगे आप कि x1, अच्छा जो मैं नॉट लगाता था ना, नॉट, तो नॉट का मतलब होता था कि फर्स्ट इटरेशन के लिए। ठीक है, तो इस दफ़ा क्योंकि x1 और x2 और x3 दिए हुए हैं तो इस वजह से जो नॉट है मैंने वो ऊपर लगा दिया है। ठीक है ना, x1 नॉट, x2 नॉट, x3 नॉट ऊपर लगा दिया। इन सबको मैंने क्या लिया है, सपोज कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि वो इक्वल्स टू 0 है, बी द इनिशियल गैस, ये इनिशियल गैस है। देन फिर फर्स्ट इटरेशन कैसी निकलेगी, ये आपकी फर्स्ट इटरेशन आ रही है जी। फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा कि आपने ऊपर
x1 के ऊपर 1 लगा, ये बलियाँ अगर 1 नहीं भी लगाना ना तो फिर हेडिंग ज़रूर दीजिएगा कि फर्स्ट आइट्रेशन देंगे तो x1 निकालेंगे, x2 निकालेंगे, x3 निकालेंगे। ठीक है, ये वेरिएबल के नाम है x1 x2 x3, जैसे एक्स वाई जेड होते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन को आपने क्या कर देना है, x1 निकालने के लिए आप जो है वो प्रीवियस जो है वो जो इनिशियल गेस है वो यूज़ करेंगे, यानी कि x2 और x3 की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो। तो वो आप यहाँ पुट करेंगे, x2 और x3 की वैल्यू में ज़ीरो पुट करेंगे तो x1 का जवाब आपके पास ये आ गया। ठीक है, ये x1 का जवाब है जो आइट्रेशन नंबर 1 में निकला। ठीक है, उसके बाद x2 निकालेंगे, यहाँ से x2 निकालेंगे। तो x2 निकालने के लिए आपके पास जो है एक है ना x1 की ज़रूरत है, ये लिखा हुआ
हेलो जी, स्क्रीन नज़र आ रही दोबारा? हेलो, स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर। जी सर, अच्छा आ जी। रही है इसकी। तो यहाँ तक बात हुई थी कि इनिशियल गैस ले लिए और x1 जो है उसका वाला रूट निकाल लिया। ठीक है, जो x2 निकालेंगे उसी आइट्रेशन में रहते हुए, क्योंकि आइट्रेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने करना ये है कि ये जो प्रीवियस वाला जो था, यहाँ पर बजाय एक्स नॉट और यहाँ पे x1 और x3 लेंगे, और इस x1 और x3 में कौन सा पुट करेंगे? x3 तो हमारे पास निकला ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ x1 निकला हुआ है, और x2 अब निकालना है। तो इसका मतलब है x3 जो है वो हमारे पास नहीं है, तो हम ये इनिशियल गैस में से जो ज़ीरो था यहाँ से लेंगे x3 की वैल्यू और यहाँ रख देंगे। ठीक है, ये हमने ज़ीरो रख दी। सही। अच्छा, और ये जो x1 था, x1 ऊपर नहीं है। ठीक है, x1 का ऊपर 1, ये नॉट नहीं है, 1 है। सही है, तो इसका मतलब ये यहीं से निकला था। तो ये क्या होगा, इसके और उसके फ़र्क में, यानी कि जो जैकोबीज मेथड है और जो हम आज गॉस सीडल मेथड पढ़ रहे हैं, गॉस सीडल मेथड क्या करता है, जो वैल्यूज़ x1 के लिए, ठीक है, x2 और x3 ऊपर से ले लेगा, ऊपर वाली आइट्रेशन से ले लेगा, मोस्ट प्रीवियस आइट्रेशन से। और जब x2 निकालेंगे तो उसके अंदर जो है जो इसमें x1 और x3 आ रहे होंगे, वो x1 यहाँ से लेगा, और x3 क्योंकि नहीं निकला होगा वो दोबारा प्रीवियस से लेगा। और x3 में क्या होगा, जब x3 का आंसर निकाल रहे होंगे आप, तो उसके अंदर जो है वो जो यूज़ हो रहे होंगे x1 और x2, वो दोनों उसी आइट्रेशन में से ले लेगा, ना कि पीछे से, क्योंकि वो दोनों पीछे निकल चुकी होंगी। और यही फ़र्क है गॉस सीडल और जैकोबीज मेथड में। ठीक है, अच्छा जी, x3 कैसे निकला है? ये x3 के अंदर वैल्यूज डाली। हाँ ठीक है, और x3 में वैल्यूज कौन से डालेंगे? ये x1 की वैल्यू, और x1 यहाँ पे निकला हुआ है, वो कितना है? 2.61667, वो आपने यहाँ रख दिया। और x2 जो है, x2 की जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे -2.79452 है, वो भी आप इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, यहाँ रख देंगे x2 की वैल्यू को, तो वो आपने यहाँ फार्मूले में रख दिया। ठीक है, ये देखें, ये रखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, x3 का जवाब आ जाएगा 7.00561। ठीक है, इसके बाद आपने एरर कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट एरर कितना का, एरर बिटवीन x1 एंड x1। ठीक है, लेकिन आइट्रेशन का फ़र्क होगा, ये आइट्रेशन नंबर 1 में से है, ये आइट्रेशन नंबर 0 में से है। ठीक है, इसी तरह एब्सोल्यूट एरर आप निकालेंगे x1, ओ सॉरी, x2 और x2 के दरमियान। तो x2, ये पहला वाला x2 जो है वो आइट्रेशन 1 में से होगा, यानी कि ये वाला होगा, ये वैल्यू होगी, ये देखें ये लिखी हुई भी है। और जो आइट्रेशन 0 है उसकी वैल्यू भी 0 ही है। इसी तरह जो है वो कैलकुलेट करेंगे एरर 3, एब्सोल्यूट एरर। तो उसमें क्या आएगा, x3 और x3 के दरमियान लेंगे। तो ये वाला x3 जो वो आइट्रेशन नंबर 1 का है, और ये वाला जो x3 है जिसकी जवाब 0 है, वो आइट्रेशन नंबर 0 का, यानी कि जो गैस लिया था आपने। ठीक है, तो वो तो वही वैल्यूज़ आ जाएंगी, अभी कोई एरर अच्छा आना शुरू नहीं हुआ। फिर आ जाएंगे सेकेंड एट्रेशन पे। ठीक है, अब सेकेंड एट्रेशन को मैंने ऐसे लिख लिया, ऊपर टू टू डालता हूँ मैं इसके लिए। ठीक है, आप x और y से भी, z से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो x1 x2 x3 जो है वो अब सेकेंड एट्रेशन वाला निकाल रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने ऊपर टू 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 डाला है, दोनों के हर x के ऊपर टू 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 डाला है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा सेकेंड एट्रेशन। ठीक है, तो सेकेंड एट्रेशन का x1, सेकेंड एट्रेशन का x2, सेकेंड एट्रेशन का x3। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो सेकेंड एट्रेशन का x1 है, ठीक है, इसके अंदर जो x2
और x3 यूज़ हो रहे होंगे वो प्रीवियस से ले लूँगा, यानी कि ये वाली वैल्यू लूँगा और ये वाली वैल्यू लूँगा। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, सॉरी सॉरी गलती हो गई। x1 जो है वो इटरेशन नंबर 2 का x1 निकालने के लिए जो आप लेंगे वो आपको x2 और x3 चाहिए होंगे। तो x2 ये है और x3 की वैल्यू ये रही। ठीक है, तो x2 आपने यहाँ लिख लिया और x3 आपने यहाँ लिख लिया, और जब जवाब निकालो तो क्या आएगा, 2.99056 आ गया। अच्छा, फिर x2 निकालने के लिए आपको x1 और x3 चाहिए होंगे। ठीक है, तो x1 जो है वो फिर आपने प्रीवियस आइटरेशन में नहीं जाना, x1 जो आपका ऊपर वाला निकल आया ना वही आपने यहाँ यूज़ कर लेना है। और चूंकि x3 आपके पास नहीं है इस आइटरेशन का, तो आप प्रीवियस आइटरेशन में जाएंगे, वो 7.00561 लिखेंगे, ये निकालेंगे। इसका जो है x2 जो है वो सेकेंड आइटरेशन का जो है उसका जवाब ये आ गया। ठीक है, -2.49962। फिर जब x3 निकालने लगेंगे उसमें आपको x1 और x2 चाहिए होंगे। तो x2 और x1 को प्रीवियस आइटरेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहीं से ले सकते हैं। ठीक है, मोस्ट करंट जो है आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ये x1 और x2। ये x1 आपने यहाँ रखा, x2 आपने यहाँ रखा, फार्मूला आपके पास ऑलरेडी ये वाला बना पड़ा है। ये x1 ये x2 का है, ये x3 का है। बस इसके अंदर आपने x2 x1 x2 x3 की वैल्यूज़ ना चेंज करती रहनी है, इस तरह आपको वैल्यू निकल आएंगी। ठीक है, तो ये आइट्रेशन नंबर 1 का आइट्रेशन x1 जो है आइट्रेशन 2, x1 x2 आइट्रेशन 2, x3 आइट्रेशन 2 जो है वो आपके पास ये उसके रूट्स आ गए। ठीक है, इसी तरह आपने फिर क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है बिटवीन x1 x2 x1 x1, यानी कि इस रूट का। ठीक है, जो आइट्रेशन 2 में आया है और जो आइट्रेशन 1 में आया है, इन दोनों के दरमियान एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, फिर x2 का निकालेंगे ठीक है, x2 के दरमियान, तो इसका और इसके दरमियान एरर निकालेंगे। फिर एब्सोल्यूट एरर निकालना है x3 का, तो इस x3 का इस पिछले वाले x3 से निकालेंगे। ठीक है, तो जो निकालेंगे तो ये क्या आ रहा है, कितने डेसिमल प्लेसेस आ रहा है यहाँ पर, तो कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं आ रहा, 0.3 आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा, 0.2 आ रहा है। लेकिन हम जब देखते हैं कि जब x3 का x3 से निकालते हैं तो वहाँ कितना आ रहा है, 0.00, यानी कि ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आ गया है। कौन सा वाला, x3 का जवाब। अच्छा हाँ, मैंने आपको फिर बताया था कि आपने ये अमल जब तक नहीं रोकना आइट्रेशन का, जब तक आपके पास एब्सोल्यूट एरर में बैक वक्त एट अ टाइम तीनों में, यानी कि x1 यानी x1 और x2 और x3 के दरमियान जो है 0.000 समथिंग ना आ जाए, यानी कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसको करेक्ट करना है। और वो 3 डेसिमल प्लेसेस तीनों में एक साथ आने चाहिए। ठीक है, तीनों में बैक वक्त आने चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो खैर है, कम नहीं होना चाहिए 3 डेसिमल प्लेसेस से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस अभी सिर्फ एक के साथ आया है। तो आपने क्या करना है, आपने वहाँ तक इसको आइट्रेशन को कंटिन्यू करना है जहाँ पर जो है वो जब एब्सोल्यूट एरर लें तीनों का आपस में, तीनों के दरमियान। ठीक है, तो वहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 डेसिमल प्लेसेस तक जवाब आना चाहिए, जैसे 3। ठीक है, एक ही वक्त में आना चाहिए। इस वक्त जेड जो है वो x3 जो है वो सबसे आगे जा रहा है, यानी कि उसने 2 डेसिमल प्लेसेस कर लिया है। ठीक है, तो जब तक एक साथ सारे तीनों एक ही लूप एक ही आइट्रेशन में नहीं हो जाते, आपने जब तक इसको करते रहना है। भले जो है वो दूसरे आगे निकल जाएं, कोई डेसिमल 5 प्लेसेस तक चले जाएं, लेकिन एटलीस्ट जो है एटलीस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये डू योर सेल्फ है, आपने इसको जो है वो कंटिन्यू करना है, आप इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, जब तक कि ये ना आ जाए, आई थिंक शायद 4 पे ही आ जाएगा, आइट्रेशन 4 तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी करना है आपने। तो हम आगे चलते हैं, अभी इसको यहीं छोड़ दें, मैं आपसे थोड़ी देर बात करवाऊँगा वो।
अब जो है वो टॉपिक चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आपके सिर्फ ये दो मेथड पढ़ाए हैं मैंने उसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक जैकोबी हो गया और एक गॉस सीडल हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं लीनियर ऑपरेटर्स पे, ठीक है। तो लीनियर ऑपरेटर के अंदर हमारे पास क्या होगा, हम पढ़ के देखते हैं। इन न्यूमेरिकल एनालिसिस देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, बट सम कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर्स आर एज फॉलो। पहले ऑपरेटर का नाम है शिफ्टिंग ऑपरेटर, ठीक है। इसको इससे जाहिर करते हैं ई से, ठीक है, ई से। और ये शिफ्टिंग ऑपरेटर किस पे लगता है, फंक्शन पे लगता है। तो किस पे लग रहा है, एफ ऑफ एक्स पे। ई ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, ई कौन सा शिफ्टिंग ऑपरेटर है, अप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स पे, ठीक है। जैसे साइन जो है वो अप्लाई होता है एक्स पे, जैसे लॉ एल एन अप्लाई होता है एक्स पे, ठीक है। इसी तरह ई अप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स पे, पूरे फंक्शन पे, ठीक है। तो जब ये ऑपरेटर इस पे अप्लाई होगा तो जो फंक्शन है वो तब्दील हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच पे। यानी कि जहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ होगा उस पूरे एक्स के अंदर जहाँ जहाँ उसका एक्स होगा वहाँ वहाँ एक्स जो है वो तब्दील हो जाएगा एक्स प्लस एच में, ठीक है, उसमें इजाफा हो जाएगा। अच्छा जी, फिर आ जाएं आप फॉरवर्ड, दूसरा है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का जो है वो नोटेशन ये है, ठीक है, डेल। इसको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का जो है इसको डेल ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। इसको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। और इस साइन को जो है, ये जो साइन सिंबल बना हुआ है, इसको कहते हैं डेल। शॉर्ट फॉर्म में डेल है। और क्या है, ये भी एक डिफरेंस ऑपरेटर है। ये सारे एक डिफरेंस ऑपरेटर हैं, यानी कि कोई ना कोई फासला तय कर रहे हैं, ठीक है। डेरिवेटिव भी एक फासला तय करने को कहते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है उसको हम यूँ जाहिर करते हैं और वो फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहेंगे, डेल। डेल अप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स में, यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लेना, फॉरवर्ड डिफरेंस लेना अपने एफ ऑफ एक्स का, फंक्शन का। उसमें क्या होता है, फंक्शन के अंदर पहले एफ, जहाँ पे भी एक्स होता है उसको एक्स प्लस एच से तब्दील कर देते हैं, फिर माइनस करते हैं उसी सेम फंक्शन को जिस पे आप डेल अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि ये खुद खुद अप्लाई माइनस खुद कर देंगे, फंक्शन को खुद माइनस करवा देंगे इस वाले के अंदर से। फिर थर्ड पे आ जाएं, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। उसका साइन ऐसे होता है, यानी कि डेल को उल्टा कर दें तो डेल को जब उल्टा करेंगे तो उसको नेबला पढ़ते हैं, ठीक है, नेबला पढ़ते हैं। तो नेबला एफ ऑफ एक्स ये अप्लाई हो रहा है इस पे। अब इसमें उलट हो जाता है, इसमें जो एफ ऑफ एक्स है वो पहले आएगा, फिर माइनस होगा, या ठीक है, माइनस होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। यानी कि इसमें एक कदम ऊपर वाले में एक कदम आगे बढ़ते हैं, फिर माइनस करवाते हैं खुद फंक्शन। और नेबला में यानी कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में पहले खुद फंक्शन लिखते हैं, फिर माइनस करवाते हैं एक स्टेप पिछला। यानी कि यहाँ एक्स प्लस एच करवाते थे, यहाँ एक्स माइनस एच करवाएंगे, ठीक है। क्या करवाएंगे, जहाँ पे भी एक्स होगा फंक्शन में उसमें एक्स माइनस एच पुट कर देंगे। तो एक्स माइनस एच पुट करेंगे और वो माइनस करवा देंगे मेन फंक्शन में से। तो उसको कहते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, उसका साइन ये है डेल, ये भी डेल कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये सेंट्रल डिफरेंस का जो है डेल के हमने यहाँ पर वो एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई हो रहा है। इसमें ये होता है कि इनके अंदर जो है वो आप प्लस एच अपॉन टू ऐड करवा देते हैं, और फिर उसी फंक्शन के अंदर आप माइनस एच अपॉन टू करवा देते हैं। इन दोनों को करवाने के बाद आपस में इन दोनों क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन टू को, ठीक है, में से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट करवाएंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एच अपॉन टू, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। यानी कि आधा कदम आगे बढ़ेंगे और आधा कदम मेन फंक्शन से पीछे जाएंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे, ठीक है। तो भी वो एक एक इंटरवल आ जाएगा। फिर है मीन वैल्यू ऑपरेटर।
मीन वैल्यू ऑपरेटर को हम यूज करते हैं, म्यू म्यू एफ ऑफ एक्स, म्यू जो है वो अप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स पे, और वो ऐसे हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाले को अगर देखें तो बीच में माइनस था, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, यानी कि इन दोनों को ऐड करवाएंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये बिल्कुल मीन की तरह लग रहा है कि दो वैल्यू को ऐड करवा के उसको 2 से डिवाइड करवा दिया है, ठीक है। तो मीन वैल्यू ऑपरेटर ऐसा होता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये आपस में रिलेशन है फंक्शंस का, कुछ हो सकता है कहीं यूज़ हो या ना हो, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है कि जो डेल ऑपरेटर होता है वो बराबर होता है शिफ्टिंग ऑपरेटर में से 1 माइनस करवा दो। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ई को यहीं रहने दें और 1 को वहाँ भेज दें, तो ये ऐसे भी दिख सकता है। और जो नेबला ऑपरेटर है वो बराबर होता है 1 अपॉन माइनस शिफ्टिंग ऑपरेटर, लेकिन पावर क्या है -1, ठीक है। और इसी तरह जो है वो सेंट्रल डिफरेंस जो है वो बराबर होता है ई की पावर -1, ठीक है। फिर माइनस करवाएंगे ई की पावर -1/2, ये हो जाएगा सेंट्रल डिफरेंस जो है, आपस में इनका रिलेशन है शिफ्टिंग का और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का। इसी तरह मीन वैल्यू जो है, मीन वैल्यू ऑपरेटर का और शिफ्टिंग ऑपरेटर का ये है आपस में जो रिलेशन है कि शिफ्टिंग ऑपरेटर की पावर हाफ, उसमें प्लस करवा दें शिफ्टिंग ऑपरेटर की पावर -1/2/2, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा मीन वैल्यू ऑपरेटर के। तो ये आपस में रिलेशन है तमाम के शिफ्टिंग ऑपरेटर के साथ। अब आपने सवाल ये करना है कि फाइंड करें कि ये e की पावर x जो है वो फंक्शन है, ठीक है, f ऑफ x के बराबर है। ये e की पावर x क्या है, f ऑफ x है, यानी कि फंक्शन के बराबर है। इस पर अप्लाई कौन हो रहा है, डेल, ठीक है। इसको कहते हैं आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये वाला, ये अप्लाई हो रहा है डेल फंक्शन पे। हमारा फंक्शन इस वक्त क्या है, e की पावर x। तो जहाँ जहाँ पर x है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर आपने एक दफ़ा x प्लस एच कर देना है, फिर माइनस करवाना है उसको खुद को। तो खुद क्या है वो, e की पावर x। तो आपने क्या किया, जब इसको डेल ऑपरेटर को इस पर अप्लाई किया फंक्शन पे, तो ये खुल गया, ओपन हुआ या एक्सपैंड हुआ, तो ये क्या हो गया, x की जगह पर x प्लस एच आ गया, ये वाला। फिर माइनस आया इस फार्मूले का, फिर उसके बाद ये खुद आ गया, फंक्शन खुद आ गया, जैसे यहाँ पर ये खुद आया था। तो ये एफ ऑफ ई की पावर एक्स खुद आ गया, ठीक है। ये भी आंसर है। अब चाहें तो उसको ब्रेक कर लें, पावर ऐड हो रही है तो उसका मतलब बेसिस सेम होंगे, अलग अलग कर ली। फिर इन दोनों में से ई की पावर एक्स कॉमन निकल रहा था, ई की पावर एक्स कॉमन निकाल लिया, तो अंदर ये बचा, ठीक है। तो ये बस इतना छोटा सा सवाल था, ये एमसीक्यूज टाइप में आता है, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। अब आप इधर आ जाएं। अब इस साइन, ये फंक्शन हमारा क्या है, साइन एक्स, इसके ऊपर एक अप्लाई हो रहा है ऑपरेटर, शिफ्टिंग ऑपरेटर, लेकिन माइनस साइन के साथ, ठीक है। उसका जो जवाब आएगा ना उस पे अप्लाई होगा ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, यानी कि पहले नज़दीक वाला खुलेगा जो उसके बाहर है, फिर जब वो सॉल्व हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये डेल ऑपरेटर लगेगा। तो इसका मतलब है, अब मुझे शिफ्टिंग ऑपरेटर माइनस साइन के साथ लगाना है, ऊपर जो शिफ्टिंग ऑपरेटर हमें बताया वो प्लस साइन के साथ बताया हुआ, +1 के साथ, तो इसलिए प्लस एच ऐड हो रहा है। तो अगर यहाँ पे -1 लिखा हुआ होगा तो यहाँ पे -h ऐड होगा, और यहाँ पर अगर -4 लिखा हुआ होगा तो यहाँ पर क्या ऐड होगा, -4h ऐड होगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे -1 था, तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर x की जगह पर x -h आ गया, तो ये वाला ऑपरेटर ख़त्म हो गया, यानी कि ये ऑपरेट कर दिया इसने, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इसके ऊपर अप्लाई होगा डेल ऑपरेटर, ठीक है। तो जब डेल ऑपरेटर अप्लाई होता है तो आपको पता है, जैसे आपने ऊपर किया था, एक दफ़ा x के साथ, यहाँ पे x जो है उसके साथ h+1 ऐड होगा, और एक दफ़ा ये फंक्शन खुद ही आ जाएगा, तो खुद ही वाला जो है वो माइनस के साथ आएगा, तो वो तो ये रहा, और इस x की जगह पर x प्लस एच आएगा, तो x
जो है वो x प्लस एच आ गया, ये रहा। ठीक है, इस पूरे के साथ x प्लस एच आ गया ये। अच्छा, मैंने h जो है वो दूर लिख दिया है जबकि यहाँ आता था। ठीक है, तो x प्लस एच आ गया। तो ये x प्लस एच ये वाले माइनस एच से, यानी कि जो माइनस एच है ये दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या आ गया, साइन एक्स आ गया, और ये ऐसे कैसे ही रहा। ठीक है, ये जो यहाँ तक सॉल्व हो गया है, आगे वो मजीद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर एक फार्मूला होता है, वो लगाया हुआ है कि साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का फार्मूला। ठीक है, तो वो इस तरह होता है, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस साइन, ओ सॉरी, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, तो वो इसके बराबर होता है। ठीक है, ये इसके, और इसको बाद में इसको सिंप्लीफाई किया हुआ था, एक्स से एक्स काट दिया, और यहाँ पे 2x को तो सिंप्लीफाई करके ले। ज़रूरी नहीं है ये वाला स्टेप देना, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ हुआ हुआ है इसमें, आप चाहें तो यहाँ पे रोक सकते हैं। ठीक है, अगेन पहले शिफ्टिंग ऑपरेटर लगाएंगे, उससे ये बन जाएगा। फिर जो जवाब आएगा उस पर डेल ऑपरेटर यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे, तो उससे ये बनेगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करके ये, और ये सारों की मैंने तफसील ऊपर दी हुई है कि ये शिफ्टिंग है, और ये इस तरह खुलता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस इस तरह खुलता है, सेंट्रल डिफरेंस इस तरह खुलता है, मीन वैल्यू ऑपरेटर इस तरह खुलता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये फार्मूला है कि आपने जनरल फंक्शन है, यानी कि कोई फंक्शन की वैल्यू नहीं दी हुई, जैसे ये एफ साइन एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स था, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जनरल दिया हुआ है ना, जनरल, यानी कि कोई इसको ये किसी का साइन लॉग और कोई पॉलिनोमियल के बराबर नहीं है। तो इसके ऊपर 2 दफ़ा अप्लाई करना है मीन वैल्यू ऑपरेटर, तो इसको मैंने इसलिए ऐसा लिख लिया है। ठीक है, 2 दफ़ा का मतलब है एक दफ़ा करेंगे, फिर उसके बाद जो जवाब आएगा उसके बाद दोबारा इसके ऊपर मीन वैल्यू लगाएंगे। तो पहला वाला मैंने खोल दिया, जो मीन वैल्यू एफ ऑफ एक्स के ऊपर लगेगा तो ये मीन वैल्यू पहले वाले का जवाब ही आएगा। उसके बाद जो दूसरा वाला है वो बाहर लिखा है, ये दूसरा वाला, ठीक है, ये बाहर लिखा हुआ है कि इस पूरे पे जवाब आएगा। तो ये पहला वाला कैसे खुला, इजीली, इसको देखते हुए। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास ये बना बनाया पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जहाँ x है उसकी जगह पे x प्लस एच अपॉन 2 कर देंगे, फिर प्लस करवाएंगे x माइनस एच अपॉन 2। तो यही यही किया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई करवा देना है, ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, एफ से बाहर, यहाँ पे यानी कि बाहर रख देंगे कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाएगा। फिर ये म्यू इस पे भी अप्लाई होगा, फिर ये म्यू इस पे भी अप्लाई होगा। जब इस पे अप्लाई होगा तो दोबारा जो है वो इसके अंदर h+1 ऐड होगा, फिर माइनस करवाएंगे h+ x माइनस एच अपॉन 2 से। इसी तरह ये चीज़ इस पे भी अप्लाई होगी, तो इस पे भी फिर अप्लाई होने के बाद 2 फिगर्स बनाएगी, तो इस तरह 4 टर्म्स बन जाएंगी। तो फिर उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये डू योर सेल्फ, ये आप खुद करेंगे। मैं आपको अभी मौका दूंगा एंड में ये सारे काम करने का। जी, ये समझने के बाद हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन की मैंने स्टार्टिंग में एक दो शुरू की 2 क्लासेस के अंदर मैंने एप्लीकेशन बताई थी अपने सब्जेक्ट की, तो उसमें से ये वाला जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटरपोलेशन क्या होता है, आप कोई भी वैल्यू ढूंढ सकते हैं, तलाश कर सकते हैं विद इन दी डेटा। आपके पास कोई इक्वेशन नहीं दी हुई, अगर आपके पास डेटा दिया हुआ है, 2 डेटा लिस्ट हैं, 2 कॉलम है आपके पास, और एक डेटा दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि एक टाइम है और उस टाइम पर कोई काम हो रहा है, तो टाइम जो है वो एक्स हो जाएगा, इंडिपेंडेंट है, खुद से चल रहा है। और उस वक्त पे जो काम हो रहा है, ठीक है, उस वक्त पर एक काम ये भी हो सकता है कि कोई, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो मीटर रीडिंग, जैसे कोई
जो इलेक्ट्रिसिटी की जो मीटर रीडिंग होती है कि भाई, तो उसकी मीटर रीडिंग लेने वाला आ गया। डेज जो हैं वो भी एज अ एक्स काउंट होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि भाई पहली तारीख को इतनी मीटर रीडिंग थी, 5 को इतनी थी, 0 को इतनी थी, 5 को इतनी थी। 0 का मतलब अभी आज दिन शुरू हुआ है, 10वें दिन इतनी थी, 15वें दिन इतनी थी, फिर 20वें दिन इतनी थी, 25, 30, इस तरह करके पूरे महीने में ये मीटर रीडिंग थी। डिफरेंट जो है वो मीटर रीडर्स आ रहे हैं और रीडिंग लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो आपको ये नहीं पता कि 12वें दिन जो है वो मीटर रीडिंग क्या थी, तो वो आप इसके ज़रिए ढूंढ के आराम से तलाश कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली उसकी रीडिंग। ठीक है, इसी तरह एक दिन में कितने किसी फैक्ट्री में टॉयज बन रहे हैं, कितने एक दिन में जो है वो किस किस वक्त के अंदर किसी फैक्ट्री के अंदर बर्तन बन रहे हैं, किस किस फैक्ट्री के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो प्रोडक्शंस हो रही हैं। ठीक है, सबसे बढ़कर ये है कि ये पॉलिनोमियल भी बना के दे देता है, और पॉलिनोमियल किसी सिस्टम का बनाना अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में कभी नहीं सीखा। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ये जो है वो हमारी जो रिसर्च है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, प्रिडिक्शन वगैरह के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में बहुत यूज़ होता है, और हमारे रिसर्च जितनी भी रिसर्च है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है। आप इससे कोई भी वैल्यू तलाश कर सकते हैं, ना कि सिर्फ तलाश कर सकते हैं बल्कि सिस्टम बना सकते हैं। और सिस्टम हम किसको कहते हैं मैथमेटिक्स में? एक मॉडल को। और वो मॉडल जो है वो फॉलो करता है मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन और फार्मूले को। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला या इक्वेशन बन जाती है जिससे हम कभी भी किसी भी सिस्टम के जो है उसकी रीडिंग मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। बस आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए, उस डेटा से आप पूरा सिस्टम जनरेट कर सकते हैं और उसको थ्रू आउट द सिस्टम यूज़ कर सकते हैं कभी भी। सही, तो ये इसकी है बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, बहुत सारी मैंने भी आपको बता दी हैं। तो देखते हैं अब कि होता किस तरह है चल के। तो इंटरपोलेशन इज द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग द वैल्यूज ऑफ सम फंक्शन for any intermediate values of an independent variable. ठीक है, suppose we are given the following values of function की ये दी हुई है for a set of x values। ठीक है, एक तरफ आपके पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल की डिफरेंट रेटिंग्स हैं, और ये फंक्शन की आपके पास डिफरेंट रेटिंग्स हैं। ठीक है, तो आपने एक्स नॉट और एक्स वन और सॉरी वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई वाई टू वाई थ्री वाई फोर, इन अप टू वाई एन तक, जब इनके दरमियान यानी कि इनके दरमियान भी फासला है ना, तो आप कोई भी वैल्यूज इनके दरमियान में मालूम कोई भी वैल्यू को जनरेट करवा सकते हैं फंक्शन की। ठीक है, ये इसका काम होता है असल। देन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, बिटवीन एक्स नॉट एक्स एन इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। ठीक है, थाई थाईली एक मैथमेटिशियन का नाम था, डिफाइंस इंटरपोलेशन। उसने इंटरपोलेशन को ऐसे डिफाइन किया था, द आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ टेबल। ठीक है, इसने बोला था कि यार इसको यूं कह सकते हैं कि ये एक आर्ट है टेबल के दरमियान लाइन पढ़ने का। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, वो प्रोसेस जिसमें x की मदद से हम y की वैल्यू मालूम करते हैं, जो कि दैट लाइट्स आउटसाइड द इंटरवल, और वो वैल्यू आउटसाइड द इंटरवल यानी कि ये इंटरवल है x नॉट से x n तक, इससे पहले और इस इंटरवल के बाद, यानी कि x नॉट से पहले, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, x नॉट से पहले x n माइनस वन, x n माइनस टू, x, है ना, इससे x नॉट से पहले क्या होगा, x नॉट से पहले होगा x माइनस वन, फिर उससे पहले होगा x माइनस टू, x माइनस थ्री, x माइनस फोर, और n के बाद क्या होगा, x n माइनस वन,
फिर उसके बाद एक्स एन माइनस टू, एक्स एन माइनस एक्स, सॉरी माइनस नहीं होगा, एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस टू, एक्स एन प्लस थ्री, एक्स एन प्लस फोर होगा। तो उनके ऊपर जो है वो y की वैल्यूज निकालना वो कहलाता है एक्सट्रापोलेशन। विद इन दी डेटा x की मदद से y की वैल्यू को निकालना इंटरपोलेशन कहलाता है। आउटसाइड आउटसाइड द डेटा या आउटसाइड द इंटरवल x की मदद से y की वैल्यू निकालना आउटसाइड द इंटरवल वो एक्सट्रापोलेशन कहलाता है। तो इससे दोनों काम हो जाते हैं एक ही इक्वेशन से। हाउएवर मैनी ऑथर्स यूज द इंटरपोलेशन फॉर बोथ प्रोसेस। और कुछ जो ऑथर हैं, जो कुछ साइंसदान हैं, वो जो है वो एक्स्ट्रा और इंटरपोलेशन को एक ही समझते हैं। ठीक है, क्योंकि फार्मूला जो एक है। अब हम पहला मेथड पढ़ने जा रहे हैं। वैसे इसमें दो किस्म के मेथड होते हैं इंटरपोलेशन के लिए। एक होते हैं इक्वली स्पेस इंटरवल के लिए, इसमें इंटरवल जो है वो इक्वल स्पेस के साथ दिया हुआ होता है। एक्स की वैल्यू ना एक जैसे गैप के साथ दी हुई होती है, एक जैसे इंटरवल के साथ, एक जैसे स्पेस के साथ दी हुई होती है। और दूसरे मेथड वो होते हैं इंटरपोलेशन विद अनइक्वल स्पेस इंटरवल। अनइक्वल स्पेस का मतलब होता है कि एक्स के दरमियान जो फासला होगा वो सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, तो वो दूसरे मेथड है। तो पहले हम वो मेथड पढ़ेंगे जो कि इक्वली स्पेस के साथ है, यानी कि जिनमें जिस इंटरवल में एक्स के दरमियान जो है वो फासला वो सेम सेम होगा। तो उसमें इक्वली स्पेस इंटरवल वाले इंटरपोलेशन मेथड्स में पहला मेथड है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला या मेथड। ठीक है, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। इट इज़ यूज्ड मोस्टली, ये मोस्टली कब यूज़ होता है, व्हेन रिक्वायर्ड वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू कौन सी होती है, वाई को कह रहे हैं। y की जो रिक्वायर्ड वैल्यू लाइज बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड डेटा वैल्यू। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू जब पहली और दूसरा डेटा एंट्री के अंदर यूज हो रही है, यानी कि मैं आपको उसमें दिखाता हूँ। ये x और y दिए में, वो ये कह रहा है कि ये मेथड जब यूज होता है, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज होता है कि जब आपने y की वैल्यू मालूम करनी हो इसके दरमियान, यानी कि y1 और y2 के दरमियान, यानी कि 7 और 9 के दरमियान, जबकि ठीक है, और आप उसको यूज कहाँ करें, यहाँ पे इसके दरमियान मालूम मालूम करनी, यानी कि 0 और 1 के सामने वाली रो में। यहाँ इसको अगर टेबल की सूरत में देखें तो ये मैंने टेबल बनाया है। ठीक है, तो 0 और 1 के पहली और दूसरी डेटा एंट्री वैल्यू के दरमियान, 0 और 1 के दरमियान जो y है उसके जो सामने वाला y, जैसे मैंने 0.6 ले लिया, तो 0.6 के पास कोई वैल्यू नहीं है, मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ। पहली और दूसरी डेटा वैल्यू एंट्री के दरमियान जो है आपने उसका करस्पॉन्डिंग वाई निकालना है। जैसे मिसाल के तौर पे 0.6 ले लिया, इसके सामने वाली वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो ये वैल्यू जनरेट करवानी है हमने। तो इस वैल्यू को जनरेट करवाने के लिए फर्स्ट और सेकंड डेटा एंट्री वैल्यू के लिए, या फर्स्ट और सेकंड डेटा, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड डेटा एंट्री वैल्यू के लिए बस, इससे आगे नहीं मालूम करेंगे आप, इस मेथड को नहीं लगाएंगे। ठीक है, पहली दूसरी के लिए, ये दूसरी तीसरी के दरमियान जो है वो आप लगाएंगे, अदरवाइज और इसको ना यूज़ करें तो बेहतर है। इसके लिए ये बेस्ट है ये मैथ। ठीक है, इसका फार्मूला ये है। ठीक है, y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस u अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल वाई नॉट प्लस u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल 2, यानी कि डेल ऑर्डर 2, इसको ऑर्डर 2 पढ़ते हैं, डेल ऑर्डर 2 वाई नॉट, यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस है। फिर प्लस, अब इसको आसान याद रखना, बहुत आसान है। ये u था, दूसरी वाली में u-1 आ जाएगा, तीसरी वाली में उसी के साथ u+u-2 आ जाएगा, तीसरी वाली में u-3 आ जाएगा, इस तरह चलता चला जाएगा और n तक चला जाएगा। ठीक है, जहाँ पे अच्छा ये u-1 के साथ यहाँ ऑर्डर 2 आएगा,
जो ऊपर ऑर्डर आएगा वही नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा। यहाँ पर u-2 ऐड किया आया था, तो ऑर्डर 3 आया था, तो 3 का फैक्टोरियल। u-3 आया तो ऊपर 4 ऑर्डर आया था, उसी का 4 फैक्टोरियल। इसलिए जो ऑर्डर ऊपर आता है वही नीचे फैक्टोरियल आता है, ठीक है। तो ये n था, तो ये u कहाँ तक चलेगा, -n-1, एक कम तक जाएगा। यानी कि जो ऑर्डर होगा उसका ये u जो है वहाँ तक चलेगा जो एक कम होता है, यानी कि ये 3 ऑर्डर है तो -2 तक आएगा, ठीक है। ये 4 है ऑर्डर, तो ये u-3 तक आया है। और u यहाँ पे क्या है ये डिफाइन नहीं किया हुआ था, तो वेयर u इक्वल्स टू, u बताया हुआ, u इक्वल्स टू बराबर होता है x वेरिएबल माइनस एक्स नॉट, पहली एंट्री, डेटा की पहली एंट्री, ठीक है। x माइनस एक्स नॉट अपॉन h, h जो है वो फासला है बिटवीन एक्सिस, किसी भी कंसेक्यूटिव दो x के दरमियान। क्योंकि वो सेम होता है इसलिए कोई भी ले सकते हैं, कोई भी x, कोई भी दो x जो कंसेक्यूटिव होते हैं, एक साथ होते हैं आगे पीछे, उनके दरमियान। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि ये देख लें आप, 0 और 1 के दरमियान कितना फासला है, 1 का। 1 और 2 के दरमियान कितना स्पेस है, 1 का। 2 और 3 के दरमियान कितना स्पेस है, 1 का। 3 और 4 के दरमियान कितना स्पेस है, 1 का। यानी कि कोई भी इसमें से कोई भी ये वाले दो एक्स उठा लें तो भी 1 का स्पेस है, ये वाले दो उठा लें तो भी इनके दरमियान 1 का स्पेस है, ठीक है। आपस में फासला 1 है, तो इस फासले को, जो बीच में इंटरवल का जो स्पेस होता है, इसको हम h कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इस सवाल को जो है ये इक्वली स्पेस इंटरवल कहलाते हैं, ठीक है। इक्वली स्पेस इंटरवल क्या होते हैं, जिसमें तमाम x का आपस में, कंसेक्यूटिव x के दरमियान फासला सेम होता है। तो इसमें भी फासला सेम है और वो है 1। ज़रूरी नहीं 1 हो, कुछ और भी हो सकता है, फासला 3 भी हो सकता है, फासला जो है वो 8 भी हो सकता है, लेकिन सेम होना चाहिए। सेम होगा तो वो ये वाला इक्वली स्पेस इंटरवल वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो अभी ज़रा जो है वो 2-4 मिनट का ज़रा वक्फा ले लें, ठीक है। हेलो, ओके सर। ठीक है, मैं उतनी देर अटेंडेंस ले लेता हूँ, लाइन पे रहिएगा, तो फिर इसको ये ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह।
हेलो जी, आपकी अटेंडेंस हो गई है तो वापस आ जाएं। हेलो जी सर। हाँ, ये स्लाइड नज़र आ रही है आपको, इस पर हम पहले काम ये कर रहे थे। मिस्टर हुसैन नजर आ लिखा रही हुआ है। है, सर ट्रॉम्बैक 92 है। अच्छा, मेरी बात सुनो। यस सर। ये जो आप तीन से कह रहा हूँ, ये जो तीन ऑनलाइन है अभी, फराज अहमद और जो है मिस्टर हुसैन और सानी, ठीक है, ये तीन जो स्टूडेंट हैं, दोबारा सुन लें, फराज अहमद, मिस्टर हुसैन और सानी अमीन जो हैं, ये अपने रोल नंबर जो है मुझे व्हाट्सअप कर दें, ठीक है, ग्रुप पे भेज दें, ठीक है, अपने रोल नंबर। अच्छा, अब ये आ जाएं, जो बकाया रह गया था लेक्चर, थोड़ा सा है, ख़त्म करते हैं इसको। अच्छा जी, अब ये सवाल है आपके पास, फाइंड आपने मालूम करना है y ऑफ 0.6। अच्छा, f ऑफ x और y आपको पता है एक ही चीज़ होती है, ठीक है, फंक्शन को कहते हैं, सही। तो ये जो y होता है ये f ऑफ x के बराबर होता है, तो इसकी जो कोई वैल्यू है तो यहाँ पे y नॉट कह देंगे, इसको x नॉट, x1, x2, x3, x4 कह देंगे। ये क्या कहलाएगा, x नॉट के सामने वाला y नॉट होता है, x1 के सामने वाला y1 होगा, x2 के सामने y3 होगा, इसी तरह y4 y5 होगा। सही है। इसको बजाय आपने इसके यूं लिखने के, आपने इसको यूं टेबल की शक्ल में लिख लिया, x को ऐसे लिख लिया, y को ऐसे लिख लिया, और ऐसे लिखना है कि इन हर एंट्री के दरमियान एक लाइन खाली छोड़नी है आपने, ठीक है, जैसे पहले वाले के दरमियान खाली, फिर दूसरे लाइन के दरमियान में अपने खाली छोड़ी है, तीसरी, सबके दरमियान एक लाइन का गैप देना है, क्योंकि उस एक लाइन को हमने आगे फिल करना है। ओके, अब क्या करना है, इन इन सब के दरमियान डिफरेंस निकालना है y के दरमियान। तो y माइनस 7 का क्या हो जाएगा, 2। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11 माइनस 9 2, 15 माइनस 11 4, फिर 17 माइनस 15 2। अच्छा, ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस कहलाएगा, इसको आपको डेल वाई पढ़ेंगे। फिर अगला वाला आएगा, तो फिर डिफरेंस का डिफरेंस निकालोगे तो उसका मतलब सेकंड ऑर्डर हो गया, क्योंकि उसका वजह क्या हो गई कि आपने जो डिफरेंस निकाला है उसका और मजीद डिफरेंस निकालना है, तो ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंसेस है, ठीक है। डेल ऑर्डर टू, डेल स्क्वायर का मतलब होता है ऑर्डर टू का डिफरेंस, यानी कि दो दफ़ा डिफरेंस निकालने में आपने। तो y का डेल स्क्वायर y निकालना आपने, तो वो क्या निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 निकालेंगे तो -2 आएगा, ठीक है। फिर जो इनका जो डिफरेंस है उसका एक मजीद डिफरेंस निकालना है, तो उसको थर्ड ऑर्डर डिफरेंस कहेंगे, डेल क्यूब वाई। अच्छा, ये वाई नॉट नहीं है, ये गलती से वाई नॉट लिखा हुआ है, सिर्फ वाई है ये, वाई 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 है ना, डेल 4 वाई, खाली वाई है। अच्छा, फिर इसका निकालेंगे तो 2 माइनस 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -2 -4 का आ जाएगा, -2 का आ जाएगा, -4 डिफरेंस। फिर इन दोनों का निकालेंगे। हेलो बेटा, कोई माइक खोला हुआ है किसी का, माइक बंद करें अपना। अच्छा, जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 और -4 का, तो -6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी खसूसियत ये है कि जो उसका फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला नीचे लिखा हुआ है ये वाला, NFDF का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। पीछे मैंने तफसील से लिखा है इसको, इसका मतलब है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला,
ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंस फार्मूला जो है ये वाला, ये तमाम वैल्यूज़ वो उठाता है जो कि जो आपको मालूम करने दी होती ना, उसी उसी के डायग्राम में से ही उठा लेगा। यानी कि ये जब इसको वाई चाहिए ना, आपको वाई, आपको वाई नॉट भी चाहिए, डेल वाई नॉट भी चाहिए, डेल स्क्वायर वाई नॉट भी चाहिए, डेल क्यूब वाई नॉट भी चाहिए, डेल फोर भी चाहिए। आपने कहाँ तक निकला हुआ डेल आपका? डेल फोर तक। तो आपने ये फार्मूला सिर्फ फोर तक ले जाना है। अब आपको मालूम क्या करने के लिए दिया हुआ है कि आपने वाई की वैल्यू कौन सी पॉइंट पे निकालनी है? 0.6 में निकालनी है। और 0.6 किसके दरमियान लाई करता है? 0 और 1 के दरमियान या 1 और 2 के दरमियान? बताओ मुझे, 0.6 किसके दरमियान लाई करता है? सर 0 और 1 के हाँ, जीरो दरमियान। और वन के दरमियान, ठीक है। तो 0 और 1 के दरमियान करता है, इसीलिए हमने ये वाला फार्मूला भी लगाया। ठीक है, तो 0 और 1 के दरमियान करना है और इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं मौजूद। देख रहे हो, ये क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ मैंने। तो हमें ये मालूम करनी है असल में। ठीक है, ये सवाल क्या है? y की वैल्यू मालूम करें किस पॉइंट पे? 0.6 पे। 0.6 तो x हो गया, ये y मालूम करना है इस पर। ठीक है, तो ये जो y मालूम करना है, इसके फौरन ऊपर वाला जो होगा वो आपका y नॉट कहलाएगा, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस के ऊपर। और इसके फौरन ऊपर वाला एक्स नॉट कहलाएगा। यानी कि जो भी वैल्यू दी हुई होगी आपको मालूम करने के लिए, जिसमें मालूम करने के लिए दिए हुए, उससे ऊपर वाली वाई एक्स नॉट कहलाएगी। और जहां मालूम करने दी हुई होगी, उससे ऊपर फौरन ऊपर वाली वाई नॉट कहलाएगी। ठीक है, फिर जब ये एक्स नॉट है तो ये x1 x2 x3 हो जाएंगे, और ये वाई नॉट है तो ये y1 y2 y3 हो जाएंगे। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस निकलेगा वो डेल वाई नॉट कहलाएगा। ठीक है, ये वाला डेल स्क्वायर वाई नॉट कहलाएगा, ये वाला डेल क्यूब वाई नॉट कहलाएगा, ये वाला डेल फोर वाई नॉट कहलाएगा। ठीक है, आपने ये डिसाइड करना है कि एक्स नॉट और वाई नॉट कौन सा है। तो एक्स नॉट ये है और वाई नॉट ये है। ठीक है, फिर उससे ये x1 y1 x2 x3 ओ y3, इस तरह ये सारे बनते चले जाएंगे। सही है। अब इसकी एक ख़ास खूबसूरती ये है इस मेथड की कि जब आप वाई नॉट सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये वहीं से अपना डायगोनल गिराएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू यूज़ करेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं वैल्यू निकालने के लिए देता 1.4, तो 1.4 कौन से इंटरवल में आती, किसके दरमियान आती? 1.4। अगर वाई ऑफ मैं आपको मालूम करने देता वाई ऑफ 1.4, तो वो कहाँ होता? 1.4 एक्स में। सर 1 और 2 के दरमियान। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसका मतलब मुझे इसके सामने वाली करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू चाहिए होती, जो कि जवाब आता 9 और 11 के दरमियान। ठीक है, तो उसके लिए फिर मैं एक्स नोट और वाई नोट किसको सपोज करूंगा? एक्स नोट और वाई सर वाई 1 नोट हो जाएगा। वन हो फिर जाएगा x0 1 हो एग्जैक्टली, जाएगा और y0 9। और वाई नॉट 9 हो जाएगा एग्जैक्टली।
जी हेलो, ये नज़र आ रहा है आपको टेबल बना हुआ सामने? हेलो। जी सर नजर आ रहा है। जी सर नजर आ सर शो हो रहा है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर ये एंट्री 1.4 के दरमियान हो और उसको सामने वाला वाई मालूम करने के लिए दिया हो तो ये एक्स नॉट कहलाता है और ये वाई नॉट। फिर जो है वो ये फार्मूला है वो ये वाला डायगोनल यूज़ करेगा बजाय ऊपर वाले के। ठीक है, फिर आपका ये वाई नॉट कहलाएगा, ये डेल वाई नॉट कहलाएगा, ये डेल स्क्वायर वाई नॉट कहलाएगा, ये डेल क्यूब वाई नॉट कहलाएगा। यहाँ पे डेल 4 वाई नॉट नहीं है। ठीक है, तो जितने होंगे आप फार्मूला वहाँ तक लिखेंगे, एन तक नहीं लिखेंगे। ठीक है, जबकि ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया था ये एन तक था। ठीक है, जैसे ये एन तक दिया हुआ है। सही, तो हमारा जितना टेबल होगा हमने इस फार्मूले को वहाँ तक लिखना है। तो टेबल जो है हमारा वो जो है वो 4 तक है। ठीक है, डेल 4 तक है, तो आपने ये फार्मूला डेल 4 तक लिख लिया। ठीक है, तो यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, ये पीछे से आपने देख के फार्मूला लिख लिया पूरा, कहाँ पे, सिर्फ 4 तक। ठीक, उसके अंदर u जो है वो आप जानते हैं, ऊपर पीछे बताया हुआ था कि u बराबर होता है इक्वस टू एक्स माइनस एक्स नोट अपॉन एच। और एक्स नोट अभी आपने ऊपर सेलेक्ट किया था, कितना था, 0। ठीक है, और एच कितना है, इन सब के दरमियान फासला 1 है। ठीक है, ये x हो गया जो 0.6 था। ठीक है, इसी में मालूम करना है ना आपको y, इसी के सामने वाली y मालूम करनी है आपने, करस्पॉन्डिंग y मालूम करनी है। तो x कितना हो गया 0.6, और x नॉट अभी आपने ऊपर देखा कि 0 के बराबर है, ये वाला, ये x हो गया 0.6, ये x नॉट हो गया, ये y नॉट हो गया, और ये वाली वैल्यू आपको मालूम करनी है। ठीक है, ये x, ये x नॉट, ये h हो गया। यहाँ से आपका पॉइंट से इत्तफाक है वही वैल्यू आ गई जो x नॉट जो x की थी, तो 0.6 आपके पास u आ गया। ठीक है, अब आपने वैल्यू सवाल में दिया हुआ था वो आपने मालूम करनी है। ठीक है, नाउ फाइंडिंग y ऑफ 0.6। 0.6 आपने जहाँ जहाँ u है u की वैल्यू रख दी, और ठीक है आपने ना u की, और ये आपने x यहाँ रख दिया है। ठीक है, तो आपने क्या किया, जहाँ जहाँ u की वैल्यू ऊपर चाहिए थी वहाँ वहाँ आपने यहाँ पे u रख दिया। सही है, तो इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा, और वो प्रोबेबली इन बिटवीन होगा 7 और 9 के दरमियान। ठीक है, वो प्रोबेबली जो है वो 9 और 7 के दरमियान आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये आप इससे आप इंटरपोलेशन का फार्मूला निकाल लेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये एक वो तरीका है। अच्छा, इससे फार्मूला भी बना सकते हैं आप, इसी से सिस्टम का फार्मूला बना सकते हैं। ये तो वैल्यू निकाल लेना। तो फार्मूला इस तरह होता है कि आप जो है वो u की वैल्यू रख दें यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, तो उस तरह वो फार्मूला बन जाएगा। वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा। ठीक है, कि पॉलिनोमियल कैसे बनता है वो अगली क्लासेस में सिखाएंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ वैल्यू निकालना सीख गए आप। अच्छा, यहाँ पे आपने वैल्यू निकाल लेनी। सही, तो अब आपने मैंने जो 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 वर्क जहाँ जहाँ छोड़ा है आपने वो सारे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो 3 मैंने जो है वो सवाल छोड़े थे, तो वो आपने होमवर्क करनी है, वो आपने ख़ुद करना है। सही, तो इसकी वीडियोस और पिछले लेक्चर्स की वीडियोस पता नहीं शायद मैंने दी नहीं थी, तो पिछली वाली भी दे दूँगा और ये वाली भी मैं आपको इंशाल्लाह दे दूँगा। ठीक है, कोई सवाल है तो मुझे बताएं। क्लास तो जो है वो मैंने लेक्चर पूरा कर लिया कंप्लीट अपना। अटेंडेंस भी हो गई आप लोगों की। ये क्वेश्चन है तो बताएं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास ऑफ कर दें।
जी सर। हेलो, नो क्वेश्चन? नो सर। चलें ठीक है, फिर सही है। इंशाल्लाह इजाज़त चाहते हैं तो मैं जो है ये आपको सारा कुछ भेज भी दूंगा ग्रुप में।